नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम जैसे बताया गया था कि आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने पहले के लेक्चर में बताया था कि हम थिंकर्स को यानी इंडियन थिंकर्स के रूप में जब हम बाल गंगाधर तिलक जी को पढ़ रहे हैं, तो ये अगले नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। और आज हम तिलक जी के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि उनका एक राजनीतिक जो चिंतन है, और राजनीतिक चिंतन के रूप में आज तिलक जी की क्या भूमिका रही, उनके क्या विचार रहे, कि क्या थॉट थे, ये सारी चीजें जानने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ी बात पहले हम ये देख लेते हैं, यानी इंडियन थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स को हम एक तरह से एक अलग सब्जेक्ट के रूप में लेकर चल रहे हैं। आपको याद रहे, भारतीय विचारक, यानी इसमें आप हर महापुरुष, हर विद्वान जो कि उच्च कोटि का रहा है, उच्च कोटि के हर विद्वान की हर भूमिका के बारे में, उनके जीवन के लक्ष्यों के बारे में आप यहां से पता लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति, देखो आपको सभी को पता है कि हर व्यक्ति की विचारधारा, उसकी दृष्टिकोण, अप्रोच हमेशा से डिफरेंट डिफरेंट रही है, अलग अलग रही है। और यह उसके यानी हर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है, वो व्यक्ति के अनुभव पर, उसकी शिक्षा पर और उसकी पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कि उसकी एजुकेशन कैसी रही है और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये तीन चीजें हर व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसकी अप्रोच को डिसाइड करती है। तो इंडियन थिंकर्स एक अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी अप्रोच को बदलेगा, जो आपकी अप्रोच को तय करेगा, दृष्टिकोण को देखेगा। तो चलिए पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं सभी, इंडियन थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स यानी पॉलिटिकल। देखिए, अब आपको यह बताने चाहते हैं हम कि हमने बाल गंगाधर तिलक जी को जहां तक देखा, बड़ा शानदार देखा। और इस शानदार प्रदर्शन के बाद आप सभी को पता है कि 1914 में जब तिलक जी 6 वर्ष की सजा काट के जेल से बाहर आए, तो जेल से बाहर आने के बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने डायरेक्ट तरीके से यानी एनी बेसेंट के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। और राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे ही उन्होंने भाग लिया, तो 1916 और 17 के आसपास, जिस समय महात्मा गांधी चंपारण बिहार कर रहे थे, उसी समय बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना कर दी थी। और होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना करने के बाद उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर लखनऊ अधिवेशन किया। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग एग्रीमेंट भी हुआ था, तिलक जी कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल आपस में उनका मिलन हो गया था। ये सारी चीजें हम देख चुके। उसके बाद आप सभी को पता है कि तिलक जी के अंतिम वर्ष में वो बीमार हो चुके थे, और बीमार पे मृत्यु शैया पर वो लेट चुके थे और वो जा चुके थे इस दुनिया से। यानी एक हमारे देश का महान स्वतंत्रता सेनानी जो इस दुनिया को छोड़ चुका था। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी के शव यात्रा में 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए। कितने? 1.5 लाख लोगों का जत्था वहां पर एकत्रित हुआ था। बहुत ही शोभनीय और बहुत ही अचंभित बातें हैं। खैर, जुलाई 1920 में तिलक जी का निधन हुआ, और इस तिलक जी के निधन से हमारे भारत का वह देशभक्त, जिसने राष्ट्रवाद, स्वराज को अपना जीवन का लक्ष्य माना, अपने जीवन का प्राण माना, वो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका था। खैर, आज हम तिलक जी के बारे में आगे की यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तिलक का राजनीतिक चिंतन। और तिलक अपने राजनीतिक चिंतन में क्या सोचते हैं, कैसा करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, ये सारी चीज जानने का प्रयास करेंगे। तिलक का राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन और तिलक का राजनीतिक चिंतन में मैं आज स्वराज को शब्द बनाने वाला हूं। देखो, तिलक अपने पूरे राजनीतिक प्रणाली, अपने पूरे जीवन में, मैं उनके जन्म से लेके, या जन्म नहीं तो उनकी जवानी से लेके और उनकी मृत्यु तक, उनका जो भी विचार रहा है, उनका जो भी लक्ष्य रहा है, वो हमेशा स्वराज को लेकर रहा है। उन्होंने अपने जो भी कार्य किए, चाहे ब्रिटिश सरकार के विरोध में किए, चाहे जनता को इकट्ठा इसलिए किया ताकि वो ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ लड़ सके, और इस प्रकार तिलक ने अपने स्वराज का प्रचार किया और स्वराज को ही अपना परम लक्ष्य मान लिया था।
तो तिलक जी का जो भी राजनीतिक चिंतन है वो स्वराज पर ही केंद्रित हो, स्वराज से ना लेफ्ट है ना ही स्वराज से राइट है, उनका लक्ष्य केवल स्वराज ही था। तो चलिए तिलक जी का राजनीतिक चिंतन आज हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम आज करते हैं कि तिलक जी के राजनीतिक चिंतन में स्वराज की बात करें। अच्छा, तिलक जी के लिए स्वराज जो शब्द था, तिलक जी के लिए जो स्वराज शब्द था, ये कहां से इन्होंने सीखा? भाई एक्चुअली में बताया जाता है कि कोई भी इंसान जब लक्ष्य को निर्धारित करता है तो उसके माइंड में पहले पहले ना सो कोई विचार होता है। जैसे आपने कोई चीज ठानी है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो उस एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपके मन में कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। यही विचार तिलक जी के मन में 1889 में उस समय आया था जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो तिलक जी ने सोचा कि स्वराज है क्या? तिलक जी ने सोचा स्वराज क्या है। अच्छा सुनिए, तिलक जी भारत की प्राचीन परंपराओं से और उनकी सभ्यताओं में बहुत विश्वास किया करते थे, बिल्कुल, और भारत के प्राचीन दर्शनों का अध्ययन करते रहा करते थे। तो तिलक जी ने क्या किया, अपने भारत के प्राचीन दर्शनों को देखा, उनको निहारा, उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनको वहां से एक शब्द मिलता है जिसका अर्थ था क्या? धर्मराज। और धर्मराज का मतलब होता है कि अपने धर्म की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना, ठीक है। और स्वराज को ही तिलक जी ने व्यक्ति का धर्म भी बोला है। और तिलक जी इस स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता का विचार भी मानते हैं कि भैया ये तो पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वाधीनता है, जिसे आप कंप्लीट फ्रीडम यानी कंप्लीट लिबर्टी की बात करते हैं, पूर्ण आजादी। ये क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता, व्यक्ति का धर्म है, ईश्वर का गुण है, और भारतीय प्राचीन दर्शनों की, भारत में आने वाली प्राचीन सभ्यताएं और उनकी संस्कृति का एक गुण है, तो क्या कहा गया? धर्मराज। और धर्मराज का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करेगा, उसका पालन पोषण करेगा, वही धर्मराज है, और हर व्यक्ति के धर्म का स्वराज है। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। वो कहते हैं कि मेरा संपूर्ण राजनीतिक चिंतन केवल स्वराज पर ही केंद्रित है और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो डायलॉग था ये तिलक जी का डायलॉग। तो चलिए आज तिलक जी के स्वराज के बारे में बात कर लेते। देखो, तिलक जी के स्वराज के लिए जो अर्थ था, पहला था पूर्ण स्वाधीनता। ये इसे पूर्ण स्वाधीनता मानते थे। क्या मानते थे? पूर्ण स्वाधीनता। उसके बाद स्वराज का अर्थ ऐसे कर लेते हैं। स्वराज का अर्थ, तिलक का स्वराज का अर्थ, चलिए तो पहली बात हमने की है कि तिलक जी के लिए स्वराज का जो अर्थ था वह था पहला, एक मिनट रुकिए, कलर को थोड़ा देख रहे हैं बस हम। क्या कलर लें सारे, चलिए ये ठीक है। तो पहला तिलक का स्वराज का अर्थ है पूर्ण आजादी। तिलक ने बोला, आप सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ब्रिटिश नौकरशाही को पूरी तरह भारत से खत्म करना चाहते थे, और उन्होंने कहा था, उन्होंने ये 1893 में बोला है तिलक जी ने कि यदि वो भारत में ब्रिटिश नौकरशाही को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना चाहते हैं, और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए वो जनता को और जन आंदोलन के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तिलक जी के लिए स्वराज का पहला विचार था पूर्ण आजादी। क्या था? पूर्ण आजादी, ठीक है। उसके बाद तिलक जी के लिए स्वराज का मतलब उनका जीवन। क्या था? उनका जीवन था कि पूरी लाइफ उनका गोल यानी उनका टारगेट था स्वराज, कि स्वराज की प्राप्ति हर हाल में कैसे ना कैसे करनी है। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया है। इसलिए आपको पता है कि भगवत गीता का, गीता रहस्य, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान जनता तक पहुंचाया, और इसलिए पहुंचाया ताकि व्यक्ति के मन में, ताकि व्यक्ति के लोगों में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो भावना उठती है, जिससे भारत एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बनेगा। और जब भारत बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन सकता है
तो इसका मतलब वो ब्रिटिश नौकरशाही को भी समाप्त कर सकता है। ये तिलक जी के बयान है। तो उनके लिए पूरा जीवन, उनके लिए पूरा लक्ष्य है और उनका ही ये प्राण था। कहते हैं ना कि शरीर से आत्मा निकल जाए तो वो शरीर ही क्या। तो इसलिए तिलक जी के लिए स्वराज एक वो प्राण है जिसके बिना उनका जीवन असंभव है। चलिए इसके लिए उनके प्राण की बात कर लेते हैं और उनके आत्मा की बात कर लेते हैं। तो स्वराज उनके लिए आत्मा है, उनका प्राण है, उनका लक्ष्य है और उनका जीवन है। उसके अलावा जैसे कि तिलक जी का बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तिलक जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में एक पल में वो एक सपना देखता ही नहीं। यानी कहते हैं ना कि अपने हर एक पल में वो ऐसा सपना देखता ही नहीं हूं जिसमें मैं ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ नहीं लड़ रहा। यानी उनके सपने में हर एक पल में वही चीज आती है जब वो ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ लड़ रहे होंगे। जैसे कहते हैं कि आप भी, जैसे आप आज के समय में क्या करते हैं, आज के समय में आपका कोई टारगेट है, कोई गोल है, तो हमेशा अपने सपने के उस हर पल में आप वही चीज देखते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो ऐसा ही तिलक का कुछ विचार था। और तिलक जी स्वराज को व्यक्ति का धर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यक्ति का धर्म मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि स्वराज मेरे द्वारा नहीं, बल्कि स्वराज तो मेरा लक्ष्य है, लेकिन स्वराज जो है वो ईश्वरीय गुण है। ये हमें ऊपर वाले ने सीधा दिया है इसको, इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए। तो इसे ईश्वरीय गुण कहा है, को कहा गया है ईश्वरीय गुण। उसके अलावा पूर्ण आजादी है, जीवन है, लक्ष्य है, प्राण है और व्यक्ति का धर्म है, ईश्वरीय गुण है। और स्वराज को उन्होंने वास्तविक सत्ता का नाम भी दिया। ये वास्तविक सत्ता कहां से निकल कर आई, इसके बारे में थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार। स्वराज के बारे में तिलक जी ने वास्तविक सत्ता के नाम से भी इसको पुकारा गया है, वास्तविक सत्ता। चलिए, तो आपको तिलक जी का स्वराज का विचार इन इन शब्दों से समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पूर्ण आजादी की तरफ चलते हैं। आप सभी को पता है कि तिलक जी के पूरे राजनीतिक चिंतन को मैं दो कार्यकाल में बांटना चाहता हूं। तो पहला हम बांटेंगे 1889 से लेके 1916 तक और 1916 से लेके 1920 तक। देखो, तिलक जी हमेशा स्वराज को यही कहना चाहते थे कि स्वराज मेरे लिए पूर्ण आजादी है, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वाधीनता है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। और वो करते भी थे। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, उन्होंने सांस्कृतिक माध्यम से कई सारी चीजों को इंप्लीमेंटेशन किया, उन्हें फोर्स किया। देखिए, तो पूर्ण आजादी की हम बात करते हैं। आप सभी को पता है कि पूर्ण आजादी का विचार वो रखते थे, लेकिन तिलक जी ने क्या किया, 1960 में, 1916 में, यानी 1914 के जेल के रिहा होने के बाद पूर्ण आजादी के विचार को थोड़ा बदला। और तिलक जी ये कहते हैं 1916 में का एक होम रूल लीग आंदोलन के दौरान अहमदनगर में एक स्पीच था, जिस स्पीच को तिलक जी के स्वराज के ऊपर पहले भाषण के रूप में जाना जाता है। तिलक जी ने अपना स्वराज के ऊपर पहला भाषण जो दिया था वो अहमदनगर में दिया था। और अहमदनगर में उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं भारत की तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत के आंतरिक प्रशासन का संचालन और उनका प्रबंधन भारतीयों के पक्ष में चाहता हूं, लेकिन सर्वोपरि शक्ति ब्रिटिश राज शक्ति रहना चाहती है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो ये बात बोलना चाह रहे थे कि यदि भारत पर ताज का शासन रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जो प्रशासन है उसको ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदारी केवल और केवल भारत के लोगों की होनी चाहिए। वो ये बात कह रहे हैं। बताइए, अब एक तरफ आप ये कह रहे होंगे सर, एक तरफ तो 1916 से पहले तिलक पूर्ण आजादी चाहते थे और आज 1916 के अपने स्पीच में वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश ताज शासन तो भले भारत पर रहे, लेकिन भारत की अंदरूनी प्रणाली का संचालन करने के लिए हम भारतवासियों को। बताइए, एक तरफ तो 1916 से पहले वो ब्रिटिश नौकरशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो व्यक्ति, आज वो 1916 में ये बयान दे रहा है कि मैं ब्रिटिश राज शक्ति को तो सह लूंगा, लेकिन भारत के आंतरिक प्रशासन का संचालन और उसका ऑपरेट करने के लिए
मुझे भारत के लोगों को ये सत्ता सौंप देनी चाहिए। चलिए यहां पे थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो 1916 से पहले 1916 से पहले तिलक जी तिलक जी तिलक जी का विचार तिलक जी का विचार था कि तिलक जी का विचार था कि स्वराज का अर्थ है स्वराज का अर्थ है कि स्वराज का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की नौकरशाही अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नौकरशाही अस्तित्व में ना हो अस्तित्व में ना हो किसी भी प्रकार की ब्रिटिश नौकरशाही अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। तो ये था। लेकिन क्या होता है यहां पे थोड़ा बहुत चेंज आता है। बट 1916 के बाद या 1916 में या 17 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक जी ने अहमदनगर तिलक जी ने अहमदनगर में स्वराज के ऊपर भाषण देते हुए कहा स्वराज के ऊपर स्पीच देते हुए भाषण देते हुए कहा भाषण देते हुए ये कहा कि मैं भारत के आंतरिक प्रशासन का संचालन और प्रबंधन भारतवासियों के पक्ष में चाहता हूं। देखिए ये वो चाहते थे। कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत के आंतरिक प्रशासन का संचालन एवं प्रबंधन भारतवासी करें तथा सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश सत्ता रहे ब्रिटिश के ताज के हाथों में हो ब्रिटिश के ताज के हाथों में होनी चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं। बताइए आज कितनी बड़ी बात है। जो तिलक जी हमारे 1916 से पहले ये कहते थे कि मुझे ब्रिटिश नौकरशाही बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। और आज 16 के बयान में वो ये कह रहे हैं कि अब ब्रिटिश शासन शक्ति यदि रहती है तो रहने दो, लेकिन कम से कम भारत के अंदरूनी मामलों को तो भारत के लोगों को देखने दो। ठीक है, तो इस प्रकार से तिलक जी का यह बयान आया। लेकिन आप तो यह कह रहे होंगे कि तिलक जी कमजोर पड़ गए हैं। इसका मतलब तिलक जी कमजोर पड़ गए? नहीं जी। जो व्यक्ति पहले पूर्ण आजादी की बात कर रहा था, आज वो लगभग थोड़ा कंप्रोमाइज कर रहा है। लेकिन ये कंप्रोमाइज डर की वजह से नहीं, ये कंप्रोमाइज वो डर की वजह से नहीं कर रहे कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, दोबारा राजद्रोह का आरोप लग जाएगा मुझ पर यदि मैंने कोई ऐसा बयान दे दिया तो। भगाओ इन अंग्रेजों को, जैसे पहले दिया करते थे ना वो, भगाओ इन से अंग्रेजों को। ऐसा बयान वो देना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ और चल रहा था, और ऐसा बयान देने के पीछे उनके कई सारे कारण भी थे। क्या कारण थे, चलिए जान लेते हैं। तो इस बयान के पीछे उनके क्या से कारण थे कि वो ऐसा बयान देने को मजबूर हुए। चलिए, तिलक जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो विद्वान व्यक्ति था भाई, वो उच्च कोटि का विद्वान है। किताब लिख दी चार द ओरियन लिखी उन्होंने, गीता रहस्य लिख दी उन्होंने, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास लिखी उन्होंने किताब। चलिए, लेकिन आगे बात आती है। देखिए, मुद्दा यह है बच्चों कि अब जो बात आने वाली है कैसे
कि उन्होंने जो बयान दिया था उसके कारण थे। जैसे कारण क्या थे? कारण यह था, देखिए, तो पहला कारण क्या था? पहला कारण यह था कि तिलक जी ये मान चुके थे, जो आदमी 1889 से 1905 तक, 1914 तक जो व्यक्ति ये कहता था कि अंग्रेजों को भगाओ यहां से, वो आज ये कह रहा है कि अंग्रेज यहां पर रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के मामलों को, भारत के लोगों को संभालने दिया। ये तिलक ये कह रहे हैं। उसके पीछे कारण था, तिलक जी समझ चुके थे कि भाई भारत की तत्कालिक परिस्थिति ही है जिसमें हम अंग्रेजी सरकार का पूरा विरोध कर सके। पहला कारण, ऐसा बयान इसलिए दिया उन्होंने कि भारत की तत्कालिक परिस्थितियों को देखकर, भारत की तत्कालिक परिस्थितियों को देखकर, तत्कालिक परिस्थितियों को देखकर, तत्कालिक परिस्थितियों को देखकर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दूसरा कारण क्या था उनका? दूसरा कारण यह था कि तिलक जी को ऐसा लग रहा था कि यदि मैंने 1916 से पहले वाले बयान दे दिए, 1916 से पहले वाले बयान दे दिए, जब मैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ केसरी पत्रिका में भड़काऊ भड़काऊ भाषण लिखा करता था, और ऐसे बयान मैंने दोबारा से दे दिए, तो ये अंग्रेजी सरकार मेरी स्वाधीनता की मांग को राजद्रोह का अपराध समझ, और राजद्रोह के आरोप में मुझे फिर से जेल में डाल देगी, और मैं जेल में रहकर वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मैं बाहर रहकर। तो इसलिए इन्होंने जेल से बाहर रहने का डिसाइड किया। आप ये मत सोचिए कि राजद्रोह के आरोप से डर गए थे। अरे तिलक साहब, जो आदमी 7 साल की जेल काट के आ चुका है केवल एक ही मांग पर, वो व्यक्ति जेल जाने से डरेगा? ना ना ना, वो व्यक्ति जेल जाने से कभी डर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने 7 साल की जेल को ऑलरेडी काट लिया है। एक तो 1897 की, और एक 1907 से 1908 से लेकर 1914 तक, 6 और +1, 7 साल की जेल। वो भी कैसे? स्वराज की मांग को लेकर, क्योंकि ये स्वराज की मांग करते, अंग्रेज इसे राजद्रोह समझ लेते, और राजद्रोह के आरोप में इन पर अभियोग चलाया जाता, इन पर केस चलाया जाता, और मुकदमा चलाने के बाद इनको जेल में डाल दिया करते थे। अब ये बात इन्होंने कही, इन्होंने ये भी बोला था कि मैं अंग्रेजों से ये चाहता हूं, अंग्रेजों से चाहता हूं कि ये स्वराज की मांग को राजद्रोह ना समझे। और अब चलिए, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि राजद्रोह के आरोप से बचने के लिए, राजद्रोह के आरोप से बचने के लिए, राजद्रोह के आरोप से बचने के लिए, बचने के लिए और जेल से बाहर रहने के लिए, आरोप से बचने के लिए, कौमा, जेल से बाहर रहने के लिए, जेल से बाहर रहने के लिए, ताकि गुप्त रूप में, ताकि गुप्त रूप से, ताकि गुप्त रूप से जनता को, ताकि गुप्त रूप से जनता को अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया जा सके, भड़काया जा सके, इसलिए इन्होंने ऐसा बयान दिया था। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरे कारण ये कहना चाहते हैं कि अच्छा ये बताइए, आज भारत में जो भी सरकार बनती है वो भारत के लोग ही तो हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई ब्रिटेन का नागरिक है, अंग्रेज है, अंग्रेज में कोई अंग्रेज व्यक्ति कोई भारत का प्रधानमंत्री बना है क्या आज तक? ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, यानी कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं कि बाहर का नागरिक यहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता देखा है क्या आपने? नहीं। यानी भारत के लोग ही भारत के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही सरकार को चलाते हैं। कहने का मतलब है कि भारत की शासन प्रणाली भारत के लोगों के हाथों में होनी। तो लिखेंगे कि भारत की शासन प्रणाली, भारत की शासन प्रणाली, भारत की शासन प्रणाली
भारत के लोगों के हाथों में, भारत के लोगों के हाथों में होनी चाहिए, हाथों में होनी चाहिए एवं एवं सर्वोच्च शक्ति, एवं सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में हो, जनता के हाथों में हो, जनता के हाथों में हो। यह शायद आपने बयान सुना तो है कहीं। और जो जब शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है तो उसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र प्रणाली। क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली। और आप सभी को पता है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। अब्राहम लिंकन। और आपको बता दूं, बाल गंगाधर तिलक जी को लोकतांत्रिक स्वराज का अग्रदूत कहा जाता है। लोकतंत्र स्वराज का अग्रदूत कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक स्वराज का अग्रदूत कहते हैं। इतनी बड़ी बात है, देखो। चलिए, तो ये लोकतांत्रिक स्वराज का अग्रदूत है। और किसको कहा गया है? ये कहा गया है तिलक साहब को। ये तिलक जी को कहा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 कारण थे। एक तो भारत की शासन प्रणाली को ऐसा चाहते थे, राजद्रोह के आरोप से बचेंगे तभी जेल से बाहर रहेंगे, ताकि लोगों को गुप्त तरीके से इकट्ठा कर सकें अंग्रेजी सरकार के प्रति। और इसी को आपको पता है, इसी को बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज की प्राप्ति का पहला कदम माना गया। इसे ही क्या कहते हैं? को ही तिलक जी का, को ही तिलक जी का स्वराज की प्राप्ति के लिए, स्वराज की, स्वराज की प्राप्ति के लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए पहला कदम माना गया है। पहला कदम जो कि तिलक जी ने बड़ी शातिर तरीके से प्रयोग किया, बड़े शातिर तरीके। जिसे कहते हैं राजनीति। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। यहां तक आपको समझ में आया कि तिलक जी के मन में स्वराज को लेकर क्या था। अभी और भी जानेंगे, ऐसी बात नहीं है कि खत्म नहीं हुआ है। चलिए, लेकिन एक चीज मेरे मन में, दिमाग में और आती है अभी। अब हम आगे चलते हैं। एक्चुअली में हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो है तिलक जी के स्वराज में और उदारवादी नेताओं के स्वराज में क्या अंतर है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो टॉपिक डालेंगे सभी। पहले तो तिलक जी का स्वराज, तिलक जी का स्वराज वर्सेस उदारवादियों का स्वराज, उदारवादी नेताओं का स्वराज। देखिए, तो पहली बात उठाई देते हैं, पॉइंट कुछ नहीं है, ऐसी बात। तिलक जी के स्वराज का मतलब क्या था? व्यक्ति का धर्म, जीवन, प्राण, इच्छा शक्ति, आत्मा, पूर्ण स्वाधीनता। क्या थी? पूर्ण स्वाधीनता, ईश्वरीय गुण, वास्तविक सत्ता, ऐसे कुछ। तो लिखेंगे कि तिलक जी का स्वराज, तिलक जी का जो स्वराज था वह एक पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता। उनके लिए ईश्वरीय गुण था। ये उनके लिए ईश्वरीय गुण था। उनके लिए एक वास्तविक सत्ता हुआ करती थी, वास्तविक सत्ता हुआ करती थी। क्योंकि वास्तविक सत्ता का मतलब होता है कि जब भारत के लोग ही भारत की सरकार को चलाएं, भारत के लोग ही भारत की सरकार को चलाएं और सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में हो, ना कि नौकरशाही की। उसके अलावा इसी व्यक्ति का धर्म का है, इसी व्यक्ति का धर्म का है
इसके अलावा और क्या बोला है इसको, व्यक्ति का धर्म, ईश्वरीय गुण, और इसे प्राचीन भारतीय, इसे प्राचीन भारतीय दर्शन एवं प्राचीन भारतीय दर्शन, दर्शन में दर्शन का धर्म राज्य, दर्शन का धर्म राज्य, धर्म राज्य एवं भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति एवं संस्कृति। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तिलक जी के मन में स्वराज को लेकर ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे, और उदारवादी नेताओं के मन में स्वराज को लेकर क्या विचार, स्वराज को लेकर केवल अल्पकालिक विचार था, अल्पकालिक, जबकि तिलक जी के मन में स्वराज केवल विचार नहीं था, वो लक्ष्य था। क्या था? लक्ष्य। तो लिख सकते हैं आप इनके लिए एक जीवन था, इनके लिए एक प्राण, एक लक्ष्य और एक इच्छा शक्ति, एक इच्छा शक्ति हुआ करती। जैसे अब उदारवादी नेता हैं, ये वो उदारवादी नेता हैं जो संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाया करते थे कि हमें आजादी, ये वो है, यानी इनसे संघर्ष नहीं हुआ, इनसे तिलक जी जैसा संघर्ष नहीं हुआ। ये वो अल्पकालिक विचार है, अल्पकालिक विचार। जबकि तिलक जी के लिए कभी भी स्वराज एक विचार नहीं था, वो लक्ष्य था। इनके लिए क्या था? विचार। उदारवादी नेता जो थे, ये ब्रिटिश उपनिवेश को अपना हिस्सा मानते थे, ब्रिटिश उपनिवेश को अपना हिस्सा मानते थे, उपनिवेश को क्या मानते थे? स्वयं का हिस्सा मानते थे, स्वयं का हिस्सा मानते थे। और उदारवादी नेता अनुनय विनिमय की नीति, प्रार्थना पत्र, याचिकाएं जैसी पद्धति का इस्तेमाल करते थे, जबकि तिलक जी साफ कहते थे नहीं, वास्तविक सत्ता है। और उसके अलावा तीसरे पॉइंट में क्या डाला? तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या डाला कि यह प्रार्थना पत्र, यह प्रार्थना पत्र, याचिकाएं, प्रार्थना पत्र, याचिकाएं और अनुनय विनय, अनुनय विनय की नीति अपनाते थे, अनुनय विनय की नीति अपनाते थे। याचिकाएं भेज रहे हैं, है ना, प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं। ऐसे ऐसे अंतर उदारवादी नेताओं, और हाँ, एक बात कही भी गई है कि तिलक जी कभी भी उदारवादी नेताओं की विचारधारा में कोई भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि उदारवादी नेता हमेशा से अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना, अंग्रेजों से प्रार्थना करना, अंग्रेजों से याचिकाएं भिजवाना कि भैया हमें आजादी दे दो। अरे आज तिलक जी कहते थे कि स्वराज की प्राप्ति इन याचिकाओं से, इन प्रतिनिधि मंडल के भेजने से ऐसे नहीं मिलती है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भीख नहीं, बल्कि उससे लड़ना चाहिए। तिलक जी ये कहते थे। इसलिए तिलक जी की विचारधारा में और उदारवादी नेताओं की विचारधारा में कभी भी कोई भी कांटेक्ट नहीं, यानी एक दूसरे में ये कॉन्फ्लिक्ट में ही रहे और एक दूसरे पर विश्वास नहीं। चलिए, आपको यहां तक तो पता चल गया कि तिलक जी के स्वराज में और उदारवादी नेताओं के स्वराज में क्या अंतर है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी और भी सारी चीजें आती हैं, उसको जान लेते हैं एक बार। हाँ, आप लिख सकते हैं कि तिलक जी का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन, तिलक जी का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन, संपूर्ण राजनीतिक चिंतन केवल और केवल स्वराज पर ही केंद्रित है, केवल स्वराज पर ही केंद्रित है, स्वराज पर ही केंद्रित है। बहुत बढ़िया। तो स्वराज पर ही क्या है? केंद्रित है, पूरा सेंट्रलाइज वही है। एक बार इस पीडीएफ को देख लीजिए, हम तक पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए, एक बार इसको रिकॉल करिए।
देखिए, अब तिलक जी का संपूर्ण जो राजनीतिक चिंतन है, मैं यहां से ही एक चीज बता देना चाहता हूं। और भी चीज जानना चाहते हैं तो जानिए, बहुत अच्छी बात है। केवल स्वराज पर केंद्रित, किस पर है? केवल स्वराज पर केंद्रित। तो यहां से अंडरलाइन करते हैं और यही टॉपिक बन जाए। देखो, और स्वराज के बारे में और बताना चाहें तो आप सुनिए, तिलक जी ने स्वराज के लिए और क्या क्या काम किए। तिलक जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, जब वो बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ते समय, बीमार पड़ते पड़ते उनकी मृत्यु हो गई, तो अर्धचेतन अवस्था में, यानी अर्धचेतन, आधे मरे हुए आधे जिंदा थे, अर्धचेतन अवस्था में मृत्युशैया पर ये पड़े पड़े व्यक्ति क्या बोल रहा है, सुनिए। ये व्यक्ति कह रहा है कि यदि हमारे भारत को स्वराज नहीं मिला तो भारत कभी समृद्ध नहीं हो, और इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए स्वराज बहुत ही जरूरी। ये व्यक्ति मृत्युशैया पर अर्धचेतन अवस्था में, यानी आधा जिंदा और आधा मरा, इस अवस्था में बोल रहा है, यदि हमको स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई तो भारत कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा, भारत कभी खुशहाल नहीं हो पाएगा। और भारत कभी खुशहाल नहीं हो पाएगा का मतलब, इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए, भारत के लोगों के अस्तित्व के लिए स्वराज बहुत। आपको पता है, स्वराज ने तिलक जी ने स्वराज के ऊपर यह भी बोला था कि यदि हमको स्वराज नहीं मिला तो ना तो भारत औद्योगिक स्तर पर, ना ही भारत शैक्षणिक स्तर पर, ना ही भारत सोशल लेवल पर, यानी सोशल लेवल पर, चाहे एजुकेशनल लेवल हो, चाहे सोशल लेवल हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल हो, चाहे कल्चरल लेवल हो, और चाहे इंडस्ट्रियल लेवल हो, इन्हीं किसी भी लेवल पर विकास नहीं। यदि भारत को स्वराज की प्राप्ति हो जाए तो भारत औद्योगिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र होगा। क्या होगा? उन्नत राष्ट्र होगा। चलिए पहले विचार लिख लेते हैं थोड़े। तो राजनीतिक चिंतन के विचार स्वराज के ऊपर क्या होंगे, चलिए। तो देखिए, पहला विचार इनका यहां से निकल कर आया। आप सभी को पता है कि तिलक जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, तिलक जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, यानी 1920 में, एवं मृत्युशैया पर, एवं अर्धचेतन अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में, पता क्या बोलता है वो व्यक्ति ये बोलना चाहता है कि यदि भारत को स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई, यदि भारत को स्वराज की प्राप्ति नहीं हो पाई, स्वराज की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो भारत कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा, तो भारत कभी समृद्ध एवं उन्नत राष्ट्र नहीं हो पाएगा, बताइए। इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए स्वराज बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे स्वराज के, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए स्वराज बहुत जरूरी है। वो ये कहना चाहते हैं, स्वराज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है तिलक जी ने, चलो मैं अंत में ही बोलूंगा, ये बात ज्यादा अच्छी लगेगी अभी ना बोल के, क्योंकि जब तक आप पूरा पढ़ लें स्वराज को तब मैं भी ये बात बोलूंगा जो बोलने वाला था, अभी रुक गया मैं बीच में। हाँ, क्योंकि टीचर
एक वही है, किस बात को कहाँ बोलना है, ये सबसे बड़ा फैसला होता है टीचर। और इसको करते वक्त वो इतना सोचता है, तो वही टीचर है। क्योंकि नॉलेज हर लोगों को, कि देखो मैं ये नहीं कहता, मैं अब भी कहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि मेरे अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, तो जरूर, और बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाइए। जिनको भी लगता है ऐसा, तो टीचर का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो वो पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से उसको सेटअप करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं, मेरे यहाँ आसपास कुछ नहीं है, आपका और मेरा एक कम्युनिकेशन होता है, मेरे दिमाग में हजारों चीजें, लेकिन उन हजारों चीजों में से मुझे क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना, सबसे बड़ा फैसला मेरा होता है, ठीक है। उसी को मैं तय करते हुए यहाँ पर रूपरेखा बनाते हैं, समझाते हैं। कंपटीशन के हिसाब से थिंकर्स अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। खैर, अब देखो, तिलक जी कहना चाहते हैं कि स्वराज की प्राप्ति नहीं हो पाई तो हमारा देश आर्थिक दृष्टि पर मजबूत नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये कहना चाहते हैं, इनका मतलब एक ही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई यदि ऐसा नहीं हो पाया तो भारत जो है ना, भारत भारत आर्थिक, औद्योगिक, भारत आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सांस्कृतिक स्तर पर विकास नहीं कर पाएगा, स्तर पर विकास नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, वो ये कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये इसका यहां पर एक्सप्लेनेशन, व्याख्या है। तो तिलक जी के स्वराज को लेके मैं बाद में निष्कर्ष बताऊंगा, अभी ज्यादा गोलमोल नहीं हुआ है, आप चिंता मत करिए। अब बहुत बड़ी बात देखिए, पहले पूरा पढ़ लीजिए ना, फिर हम तिलक जी के स्वराज को शॉर्ट में समझा देंगे, तो बेफिक्र रहिए आप, टेंशन मत। और उसके बाद, तो ये बात तो उन्होंने कही कही, खैर दूसरी बात और कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं स्वराज की जो लड़ाई लड़ रहा हूं ना, वो किसी वर्ग बेसिस के लिए, किसी वर्ग बेसिस के लिए नहीं लड़ रहा। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुओं को ज्यादा पसंद करता हूं, कि कहीं मुसलमानों को ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है, या कोई मैं अन्य वर्ग को चाहता हूं, ऐसा कुछ भी। तिलक जी कहते हैं, स्वराज की लड़ाई मेरे लिए कोई वर्ग बेसिस की लड़ाई नहीं है, बल्कि मैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों के लिए, दोनों वर्गों के लिए, और इस देश के लिए, इस देश से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस देश के लिए मैं स्वराज की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि कुछ आलोचक मुझे कोरा हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, इसलिए मैं उन आलोचकों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं जो स्वराज की लड़ाई लड़ रहा हूं, वो किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि भारत राष्ट्र से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, तो मैं उसी राष्ट्र के लिए स्वराज की लड़ाई लड़ रहा हूं। और इन्हीं को उन्होंने वास्तविक सत्ता के नाम से बोला। क्या बोला था? वास्तविक। चलिए, इस बात को भी लिख लेते हैं एक बार, लिख देते हैं यहां। चलिए, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आया उनका कि मेरी स्वराज की लड़ाई, मेरी स्वराज की जो लड़ाई है, स्वराज की लड़ाई किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, नहीं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वराज की लड़ाई केवल और केवल राष्ट्र के लिए, इसलिए स्वराज की लड़ाई, स्वराज की लड़ाई राष्ट्र के नाम है, राष्ट्र के नाम है, राष्ट्र के नाम कर दी इन्होंने। तो कुल मिला के आप समझ ही चुके हैं। और इन्हीं को उन्होंने क्या बोला था? इसी को उन्होंने एक वास्तविक सत्ता का नाम दिया था। बच्चों, एक बार प्रीवियस पे जाइए, ये जो शब्द लिखा था मैंने, वो यहीं से लिखा था।
इसी को उन्होंने क्या बोला, वास्तविक वास्तविक सत्ता कहा है। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट आ रहे हैं देखो तिलक जी के निकल निकल के ना। देखो अब आते हैं कुछ आलोचक स्वदेशी एवं बहिष्कार की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति हुए नेविन्सन, नेविन्सन नाम के व्यक्ति हैं, और नेविन्सन नाम के व्यक्ति ये कहना चाहते हैं कि तिलक जी इसलिए प्रसिद्ध नहीं, तिलक जी इसलिए प्रसिद्ध नहीं थे, उनका लक्ष्य कि उनका लक्ष्य स्वराज था, बल्कि वो इसलिए प्रसिद्ध थे अपनी उपाधियों से, अपने कामों से, कि जिस लक्ष्य को उन्होंने ठाना था उसको प्राप्त करने के जिन तरीकों को वो अपना रहे थे, इसलिए फेमस थे। कोई भी व्यक्ति बच्चों अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रसिद्ध, वो प्रसिद्ध और महान तभी हो सकता है जब उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के कौन कौन से उपाय देख रहे। ठीक है, आज आपने आईएएस बनने का ठाना है, तो आईएएस बनने की ठानने के बावजूद आप एक महान और सफल व्यक्ति नहीं बन जाते, बल्कि आप सफल और महान व्यक्ति तब बनते हैं जब आप आईएएस बनने के लिए कौन कौन से उपाय ढूंढ रहे हैं, कौन कौन सी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य को प्राप्त करने की। बहुत अच्छा स्टेप तिलक जी। तो नेविन्सन कहते हैं तिलक जी के बारे में कि तिलक जी लक्ष्य को निर्धारित तो करते ही थे, लेकिन उसको प्राप्त करने के हजारों तरीके ढूंढ लिया करते थे। इसलिए नेविन्सन तिलक जी को एक बड़ी उपाधि के पद पर देखना चाहता है, जैसे भी देखना चाहता है या कहना चाहता है, जो भी है। चलिए अब आते हैं स्वदेशी और बहिष्कार की बात करते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार, जो आलोचक ये आरोप लगाते हैं तिलक जी पर कि तिलक जी कोरे हिंदू राष्ट्रवादी हैं, तिलक जी मुसलमान विरोधी हैं, भाई मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि तिलक जी मुसलमान विरोधी नहीं है। तिलक जी ने 1919 में गांधी जी के द्वारा, गांधी जी, शौकत अली, मोहम्मद अली, आसफुल्ला, ये सारे लोग एक साथ थे, खिलाफत कमेटी का गठन कर रहे थे। और जब खिलाफत कमेटी गठित की गई थी तब तिलक जी ने भारतीय मुसलमानों से बोला था कि यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं खिलाफत आंदोलन का समर्थन करूंगा। और खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेजों ने टर्की के खलीफा के पद का अपमान कर दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यही बात है ना। लेकिन अब आलोचक क्या, देखो आलोचक, मैं बता रहा हूं आप कितना भी अच्छा काम कर लो, समाज में एक दो लोग आपको कहने वाले मिल ही जाएंगे। मैं बता रहा हूं, आपको डिमोटिवेट करने वालों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, मिलेंगे। 100 नहीं, मैं कह रहा हूं 2 मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। तो वही है। अब तिलक साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आलोचक आ गए, कह रहे हैं कि तिलक जी आप तो अपने राष्ट्रवाद और स्वराज का प्रचार तो धर्म के नाम पर कर रहे हो। अब तिलक जी को ये बात बहुत बुरी लगी। तिलक जी बोले अच्छा धर्म के नाम पर कर रहा हूं, कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कर रहा हूं ना मैं, ये आर्थिक स्थिति, और आप शायद भूल चुके हैं कि तिलक जी ने जो आलोचक ये आरोप लगाते हैं ना कि धर्म के नाम पर स्वराज का प्रचार करना, धर्म के नाम पर ही राष्ट्रवाद को फैलाना, आप सुनिए, अब तिलक जी ने आर्थिक आधार पर भी राष्ट्रवाद का प्रचार किया, और यह प्रमाण है स्वदेशी और बहिष्कार। तिलक जी ने स्वदेशी वस्तुओं को समर्थन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की नीति स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की लक्ष्य की प्राप्ति का एक राजनीतिक शस्त्र हुआ करती थी। एक राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार पर प्रचार करना कोई तिलक जी से सीखो। तिलक जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो किया ही किया, और स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन करने के लिए यह व्यक्ति अपने घर पर ही सूत काटने लग गया, और सूत काटे हुए कपड़े से, सूत काटे हुए कपास थी उससे कपड़ा बनाया, और उसी बुने हुए कपड़े को पहनने लग गया, और इसी पहने हुए कपड़ों को पहनकर महारानी विक्टोरिया के दरबार में चला। ये वो व्यक्ति है, इसने भारत में उत्पादित होने वाले जितने भी, भारत के जितने भी प्रोडक्शन थे, भारत में निर्माण होने वाली जितनी भी वस्तुएं थी, उनको इंग्लैंड जाने से रोक दिया। ना, भारत की वस्तु इंग्लैंड नहीं जाएगी। और इसी व्यक्ति ने भारत के औद्योगिक सुधार के लिए क्या कुछ नहीं किया भाई।
चलिए स्वदेशी और बहिष्कार की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि स्वदेशी और बहिष्कार जो था 1905 में किया गया था, और तभी बाल गंगाधर तिलक जी उग्रवादी धाराओं में लीन हो रहे थे, शामिल हो रहे थे। 1905 में होता है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन ये उन आलोचकों के मुंह पर एक ऐसा जवाब है जो ये कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने राष्ट्रवाद को केवल धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर फैलाया है। ये गलत है। राष्ट्रवाद का प्रचार, मैं आपको बता दूं, तिलक जी ने हमेशा राष्ट्रवाद किसे कहा है? तिलक जी कहते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ है वह भावना जो राष्ट्र को एक करके रखे, वही राष्ट्रवाद। राष्ट्र को एक करने का केवल एक ही तरीका नहीं है कि आप धर्म को इकट्ठा कर दो, धर्म को एकजुट कर दो, धर्म के नाम पर लोगों को एक कर दो, वो राष्ट्रवाद है। नहीं, धर्म तो है ही, लेकिन धर्म के अलावा आर्थिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी, और धर्म के आधार पर भी, और शिक्षा के आधार पर भी हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सकते। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, को भी इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज बताइए कि राष्ट्रवाद है क्या? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द नेशनलिज्म? आपसे कोई चलता व्यक्ति पूछ रहे, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है भाई, तो आप इससे इतना कहना कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता की भावना। राष्ट्रीय एकता की भावना, या वह भावना जो राष्ट्र को एक करके रखे, वह भावना जो राष्ट्र को एक करके रखे, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रीय एकता को कैसे बनाया जा सकता है? राष्ट्रीय एकता को बनाने के बेटा कई उपाय हैं। या तो धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ दो, ठीक है, एक तो होता है धर्म के नाम से, धर्म पर आधारित, ठीक है, या तो आप धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ देते हो तो वो राष्ट्रवाद बन जाता है। दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक स्तर पर। यदि आप आर्थिक स्तर पर देश को मजबूत कर देते हो तो राष्ट्रवाद बन जाता है। आर्थिक स्तर पर राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र को मजबूत करना, तो राष्ट्रवाद बन गया। उसके अलावा सांस्कृतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, ठीक है, ये कर दो। उसके अलावा और सारे कारण हैं, धर्म है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, और राजनीतिक प्रणाली और शासन प्रणाली। राजनीतिक एवं शासन प्रणाली, एवं शासन प्रणाली को एकीकृत कर दो, को इंटीग्रेटेड यानी एक करना। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। तिलक जी ने धर्म पर राष्ट्र को एक किया, आर्थिक आधार पर एक किया, सांस्कृतिक स्तर पर गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए उन्होंने भाई लोगों को इकट्ठा करने के लिए। बताओ क्या बुराई है? आर्थिक स्तर पर तिलक जी ने स्वदेशी बहिष्कार किया, स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया उस व्यक्ति ने। बताइए 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था, धर्म पर उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा, उन्होंने भगवद गीता, उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान दे दिया। श्री कृष्ण के बाद यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्ची भगवद गीता का अर्थ कर पाया, वो है तिलक साहब। धर्म पर इन्होंने बात की, आर्थिक स्तर पर देश को मजबूत किया, स्वदेशी बहिष्कार, सांस्कृतिक सांस्कृतिक स्तर पर नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्र को एक करने के लिए इन्होंने, तिलक साहब ने शिवाजी उत्सव, तिलक साहब ने शिवाजी उत्सव एवं गणपति उत्सव प्रारंभ कर दिया, एवं गणपति उत्सव प्रारंभ किया। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव में लोगों को धर्म के नाम पर जोड़ा गया, शिवाजी उत्सव में लोगों को राजनीतिक चेतना के आधार पर जोड़ा गया। राजनीतिक एवं शासन प्रणाली को एकीकृत करना, भाई इस व्यक्ति को लोकतांत्रिक स्वराज का अग्रदूत कहा जाता है, लोकतांत्रिक स्वराज का अग्रदूत कहा जाता है इसको, अग्रदूत जी। और लोकतंत्र प्रणाली में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए।
ये बात कौन कह रहा है? तिलक साहब कह रहे हैं। और सुन लीजिए, जो आलोचक कहते हैं ना कि वो हिंदू धर्म का नाम का प्रचार कर रहे थे, शौकत अली, आसफुल्ला, पता है आपको? आसफुल्ला जो हैं वो अपना मित्र मानते हैं। शौकत अली और मोहम्मद अली जो हैं, दोनों अली बंधु जो हैं, दोनों भाई जिन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था, ये दोनों अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। किसको? तिलक साहब को। तो चलिए, खैर ये सारे अफवाहें फैलती हैं, इनको मत मानिए। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आपके सामने ही है। हम राष्ट्रवाद को 4 तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छे, लेकिन अभी के इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा लेक्चर आपको सभी को बताना। थिंकर्स एक अलग सब्जेक्ट है अपने, ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।